बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं गाइडलाइन का चैप्टर 25 की पार्ट 1 की वीडियो को। तो जी सबसे पहले तो वो ये बता रहे हैं कि किडनी के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। मशहूर ज़माना तो यही फंक्शन है ना कि हम कहते हैं जी वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट कर दिया बॉडी से, लेकिन उसके अलावा देखो बॉडी फ्लूइड्स के वॉल्यूम को मेंटेन भी करना है हमने। अगर बॉडी के अंदर बहुत फ्लूइड है तो ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस कर दो ताकि फ्लूइड नॉर्मल की तरफ आ जाए, और अगर बॉडी के अंदर थोड़ा फ्लूइड है तो क्या करेंगे हम एक्सक्रीशन को डिक्रीज करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड बॉडी के अंदर रखा जा सके। इसी तरह से हमने कॉम्पोजिशंस को, कंसनट्रेशन को भी बराबर रखना होता है। एक बंदा बहुत ज़्यादा सोडियम खा रहा है तो हम कहेंगे किडनी से यार तुम सोडियम एक्सक्रीट करना शुरू कर दो, तो हम मुख्तलिफ चीज़ों को, एक्सक्रीशंस को नॉर्मल कर रहे होते हैं, कंसनट्रेशंस को नॉर्मल कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ किडनीज। ठीक है, तो किडनीज के हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है जिनको अब यहाँ पे उन्होंने लिस्ट आउट किया हुआ है। नंबर 1 तो जो सबको पता है मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालना बॉडी से। नंबर 2 वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को रेगुलेट करना। नंबर 3 बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन वगैरह को भी रेगुलेट करना। नंबर 4 आर्टीरियल प्रेशर को रेगुलेट करती है। सीवीएस के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कैसे करती है, अभी बात देखेंगे डिटेल के साथ। नंबर 5 एसिड बेस बैलेंस को। नंबर 6 आरबीसीज की प्रोडक्शन को। और नंबर 7 हार्मोन्स की एक्सक्रीशन वगैरह को भी रेगुलेट कर रही है, और जिसमें आगे में विटामिन डी वगैरह का जिक्र करेंगे। अच्छा, और फिर नंबर 8 ग्लूकोन्यूजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, यानी कि प्रोटीन से ग्लूकोज बनाना, अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनाना, इन चीज़ों से ग्लूकोज बनाना। तो ग्लूकोन्यूजेनेसिस में किडनी इन्वॉल्व होती है। इन सारी चीज़ों में किस किस तरह से इन्वॉल्व होती है इसको देखते हैं। पहला फंक्शन एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। कौन कौन सी मेटाबॉलिक वेस्ट होती है? जिस तरह अमीनो एसिड के तोड़ने से यूरिया बनता है उसको एक्सक्रीट करेंगे। इसी तरह मसल क्रेटिन से क्रेटिनिन बनती है, उसको किडनी एक्सक्रीट कर देती हैं। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए वगैरह से आपको पता है यूरिक एसिड बनता है, उसको ये एक्सक्रीट कर देती है। जो आरबीसी तोड़े होते हैं उनके जैसे हीमोग्लोबिन निकलता है ना, उस हीमोग्लोबिन को तोड़ने से बिलिरुबिन बनता है, उस बिलिरुबिन को एक्सक्रीट कर देगी। तो ये सारी चीज़ें भी एक्सक्रीट करेगी। उसके अलावा आपने डाइट में कोई पुट्टी सीधी चीज़ें खा ली हैं, फूड एडिटिव्स थे या कोई ड्रग्स थे, कोई पेस्टिसाइड थी, कोई भी ऐसी चीज़ें आपने इंजेस्ट की है तो वो भी आपकी विद द हेल्प ऑफ किडनी से निकलेगी। तो इन सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालती है किडनी। पहला फंक्शन तो ये हो गया, सही है। दूसरा फंक्शन वो कहता है रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। उसको देखिएगा, इनटेक को और आउटटेक को बराबर रखना बड़ा ज़रूरी है। यानी जितना वाटर हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है उतना ही वाटर को हम निकालें। क्यों? अगर इनटेक एक्सेस हो गया, जितना पानी निकाल रहे हैं उससे ज़्यादा पीना शुरू कर दिया तो क्या होगा? बॉडी के अंदर पानी बढ़ना शुरू हो जाएगा, एडिमा वगैरह शुरू हो जाएगा। और अगर इनटेक थोड़ा हो गया, यानी कि पिया थोड़ा था निकाल ज़्यादा दिया, तो बॉडी के अंदर ज़ाहिर सी बात है फ्लूइड की कमी आना शुरू हो जाएगी। तो भाईजान इसको ज़रूरी है कि जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी निकालें ताकि बॉडी के अंदर जो वाटर है वो नॉर्मल रह सके। हाँ, टेम्परेरीली हो सकता है कि पानी बॉडी के अंदर पानी थोड़ा कम हो गया या बॉडी के अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया, टेम्परेरीली हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन अल्टीमेटली हम बराबर कर लेते हैं। टेम्परेरीली किस तरह से होता है? देखो मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया है, एक बंदा बहुत थोड़ा सोडियम खाता है, ठीक है, 30 मिली इक्विवेलेंट्स पर डे खाता है। वो एक दिन अचानक उसको जोश चढ़ता है और वो बहुत ज़्यादा सोडियम खा लेता है, 300 मिली इक्विवेलेंट सोडियम खा लेता है। अब जब इतना सोडियम खाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेन होना शुरू हो जाएगा। किडनीज कहती हैं अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा वाटर आ रहा है तो हम एक्सक्रीशन को बढ़ाएंगे। तो किडनीज ऑल्दो एक्सक्रीशन को बढ़ा लेती हैं और वाटर को निकाल देती हैं, लेकिन जब तक वो एक्सक्रीशन को बढ़ा रही हैं, जब तक एक्सेसिव वाटर को निकालने का बंदोबस्त कर रही हैं, तब तक तो बॉडी में थोड़ी देर के लिए एक्स्ट्रा पानी रहेगा ना। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए एक्स्ट्रा पानी रह सकता है या थोड़ी देर के लिए पानी की कमी आ सकती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन हम चीज़ों को ज़बरदस्त कर लेते हैं। इसमें फिगर 26.1 को हमने डिस्कस करना है। ये वाली फिगर देखिएगा, यहाँ पे आप देखें, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये है आपके पास जो किडनी एक्सक्रीशन को रेगुलेट कर रही है। ठीक है, ये किडनी की एक्सक्रीशन है सोडियम वगैरह की, और जो ब्लैक लाइन है ये आपके पास इनटेक से रिलेटेड है। लो जी, आपके पास इतनी एक्सक्रीशन जा रही थी, बहुत थोड़ा सोडियम यूरिन के थ्रू निकाल रहे थे, नॉर्मल बंदा जा रहा है, ठीक है। एक दिन अचानक इस बंदे ने सोडियम का इनटेक बहुत ज़्यादा कर दिया। ये आप देखें, अचानक 300 मिली इक्विवेलेंट तक चला गया, यानी कि बहुत ज़्यादा सोडियम इस बंदे ने खा लिया। ठीक, जब ये बंदा इतना ज़्यादा सोडियम खाएगा तो हमारी किडनीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगी, लेकिन किडनीज को एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम बढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जैसे मतलब नमक ज़्यादा खाने में तो टाइम नहीं लगता ना, एक ही दिन में बहुत नमक खा लिया तो नमक का खाना तो फ़ौरन इंक्रीज़ कर गया, लेकिन किडनी को एक्सक्रीशन इंक्रीज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये चूँकि किडनी को एक्सक्रीशन इंक्रीज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगा है तो इसका मतलब है बॉडी के अंदर थोड़ा सा नमक एक्यूमुलेट हो चुका है। ठीक, जब एक्सक्रीशन बढ़ गई उसके बाद तो आप नमक ज़्यादा खा रहे हो उतना ही निकल भी रहा है, उसके बाद तो मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन पहले तो ये वाली गड़बड़ हो चुकी है ना कि सोडियम ज़्यादा खाया था और एक्सक्रीशन भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी,
तो नीचे अगर आप वॉल्यूम वाला ग्राफ देखें तो बॉडी के अंदर वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है। उस टाइम में जब तक किडनीज अपनी एक्सक्रीशन बढ़ा रही थी, पूरी तरह नहीं बढ़ा सकी थी, उस दौरानिए में आप देख सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है। उसके बाद वो इंक्रीज वॉल्यूम मेंटेन रह रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोडियम खा रहे हैं लेकिन उतना ही सोडियम निकाल भी रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, वेल एंड गुड। फिर अचानक एक दिन इस बंदे ने सोडियम खाना छोड़ दिया तो मैंने बहुत थोड़ा कर दिया। किडनीज तो बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट करने की आदि हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता किडनीज भी एक्सक्रीशन को थोड़ा कर देंगी। चूँकि किडनीज ने फौरी तौर पे एक्सक्रीशन को कम नहीं किया तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ऐसा आएगा कि इस बंदे ने इनटेक बिल्कुल कम कर दिया है और एक्सक्रीशन अभी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर हम नीचे ये टाइम चल रहा है ना, टाइम मैं आपसे कहता हूँ जी आप ये देखिएगा 8 डेज़ वाला टाइम या 9 डेज़ वाला टाइम देखिएगा, तो 9 डेज़ पे ये 9 डेज़ पे अगर आप देखो तो इनटेक बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुका है, यानी लो लेवल पे आ चुका है, लेकिन एक्सक्रीशन अभी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, किडनी अभी ज़्यादा एक्सक्रीट करने की आदि हुई, इसकी एक्सक्रीशन थोड़ी ज़्यादा है, तो चूँकि ज़्यादा एक्सक्रीशन हो रही है तो बॉडी का वॉल्यूम इस दौरानिए में कम होगा। तो आप देख सकते हैं बॉडी का वॉल्यूम कम हो गया इस दौरानिए में। सही होगी बात। तो ये हमने ग्राफ में डिस्कस कर लिया। किडनीज अल्टीमेटली सोडियम के इनटेक के मुताबिक एक्सक्रीशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर लेती हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें उनको टाइम लग जाता है। ठीक है, तो किडनीज के हमने दो मेन फंक्शन डिस्कस कर लिए। पहला फंक्शन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से निकालना और दूसरा फंक्शन हमने देख लिया किस तरह से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को किडनीज जो है वो ठीक कर रही हैं। ट्रिमेंडस चेंजेस को भी हम रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। आपने देखा ना, हमने सोडियम का इंटेक बहुत थोड़ा था, अचानक बहुत ज़्यादा कर दिया, ट्रिमेंडस चेंज आई, किडनी भी ट्रिमेंडस चेंज कर लेती है, कहती है ऐसी की तैसी। ठीक है, तो दो मेन फंक्शन हमने किडनीज के देख लिए। फिर आता है हमारे पास एक और फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल प्रेशर। लॉन्ग टर्म में भी आर्टीरियल प्रेशर रेगुलेट हो रहा होता है। किस तरह से? अगर प्रेशर कम हो गया है तो हम लोग वाटर को रिटेन करेंगे, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन भी होती है और शॉर्ट टर्म रेगुलेशन भी होती है। आपको याद होगा जैसे थोड़ा सा प्रेशर कम होता है हम रेनिन रिलीज कर देते हैं, ये रेनिन प्रेशर को बढ़ाने में रोल प्ले करती है। तो शॉर्ट टर्म आर्टीरियल प्रेशर रेगुलेशन भी करती है किडनीज, ये बात भी हो गई। उसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। अगर बॉडी के अंदर हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया है तो किडनीज क्या करेंगी, हाइड्रोजन को बॉडी से निकाल देंगी ताकि एसिडिटी कम हो जाए। ठीक है, और इस तरह से बहुत सिंपल चीज़ है। कुछ एसिड्स को एक्सक्रीट करती है। कुछ एसिड्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ किडनी ही बॉडी से निकाल सकती है और किसी तरह बॉडी से नहीं निकाला जा सकता। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये वो एसिड है जो सिर्फ किडनी ही बॉडी से निकाल सकती है। ठीक है, तो एसिड बेस बैलेंस को भी किडनी रेगुलेट कर रही है। अच्छा, एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन, आरबीसी की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाती हैं? सीधी बात है, जब ब्लड में थोड़ी आरबीसी होंगी तो ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही किडनी को हाइपोक्सिया फेस करना पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है, तो किडनी का इंटरस्टिशियम एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन। ये एरिथ्रोपोएटिन आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ये एरिथ्रोपोएटिन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और जब प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बढ़ते हैं तो उनसे आरबीसी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गई बात, ये बात क्लियर हो गई। अब अगर किसी इंसान का किडनी का डैमेज हो गया या किडनी फेलियर हो गया तो जाहिर बात है उस इंसान के अंदर ये एरिथ्रोपोएटिन भी रिलीज नहीं होगी, तो इस ऐसे इंसान में आरबीसी की प्रोडक्शन भी नहीं ज़्यादा होगी, तो किडनी के डैमेज की वजह से आरबीसी में भी कमी आ जाती है। हम कहते हैं स्वेयर किडनी डिजीज़ में एनीमिया हो जाता है। आरबीसी की कमी मतलब एनीमिया। ठीक है, सिंपल चीज़ हो गई। एक और चीज़ देखिएगा जी, विटामिन डी। विटामिन डी पता है क्या, ये ना बेसिकली जब हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं जी इसको एक्टिव फॉर्म में आने के लिए, यानी कैल्सीट्रायोल की फॉर्म में आने के लिए, जिसका दूसरा नाम है 125 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफ्रोल। ठीक है, यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली केमिकली नेम इसका होता है डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफ्रोल। ठीक है, तो अब हमें ना हाइड्रोक्सिलेशन करनी पड़ती है। देखो 125 लिखा हुआ है ना, यानी कि पोजीशन 1 पे भी करनी पड़ती है और पोजीशन 25 पे भी। पोजीशन 25 पे तो हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है लिवर में। ठीक है, तो विटामिन डी बनाने में लिवर का भी किरदार है, लेकिन जो पोजीशन 1 की हाइड्रोक्सिलेशन है ना वो होनी है किडनी में। अगर किडनी हाइड्रोक्सिलेशन करेगी तो विटामिन डी प्रॉपर बन सकेगा, और अगर किडनी हाइड्रोक्सिलेशन नहीं करेगी तो विटामिन डी की ये एक्टिव फॉर्म नहीं बनती, कैल्सीट्रायोल नहीं बन पाता। सारी बातें बड़े मसले आ जाएंगे। विटामिन डी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन वगैरह में भी रोल प्ले कर रहा होता है, वो सारा कुछ भी नहीं हो सकेगा। सही होगी बात, ये वाली बात भी डिस्कस हो गई। आखिरी फंक्शन लिखा हुआ है उन्होंने, ग्लूकोज सिंथेसिस। जब आपकी बॉडी, जब आप खाना खा रहे हैं उस वक्त तो खाने से ग्लूकोज आ रही है, बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले। लेकिन जब आपको खाना खाए हुए काफ़ी देर हो गई है, बॉडी को तो मुस्तकिल ग्लूकोज चाहिए, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी कहती है अच्छा चलो मैं प्रोटीन से ग्लूकोज बना लेती हूँ, मैं किसी और चीज़ से ग्लूकोज बना लेती हूँ। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि जब खाना खाए हुए काफ़ी देर हो तब होता है। ठीक है, मेनली ये होता है आपके लिवर के अंदर।
लेकिन अगर बहुत देर हो चुकी है भूख को तो फिर किडनीज़ के अंदर भी ये ग्लूकोनियोजेनेसिस होना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस आपकी किडनीज़ में होगा, यानी ग्लूकोज की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी किडनीज़ के अंदर भी। डाउनों के बाद इतने सारे फंक्शन बताने के बाद आखिरी पैराग्राफ में, इन कंक्लूडिंग पैराग्राफ में वो ये बता रहे हैं कि जब किडनी की डिजीज़ होती हैं, एक्यूट फेलियर होता है या कोई इस तरह के मसले होते हैं तो ना बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, आपको पता है वाटर का इम्बैलेंस ख़राब हो जाएगा, आर्टीरियल प्रेशर ख़राब हो जाएगा, एसिड बेस बैलेंस ख़राब हो सकता है, आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं होगी, एनीमिया हो जाएगा। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बहुत सिंपल से किडनी के फंक्शन से, कोई इसमें ऐसा डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी। आगे आती है फिजियोलॉजिक एनाटॉमी ऑफ द किडनीज़। ठीक है, किडनीज़ की हम थोड़ी बहुत एनाटॉमी को डिस्कस करने लगे। पहली बात, किडनी होती है पोस्टीरियर वॉल वाली साइड पे, यानी कमर वाली साइड पे, पेरिटोनियल कैविटी से बाहर होती हैं। ठीक है, एक किडनी का वजन होता है 150 ग्राम और इसका साइज होता है आपकी क्लेंच फिस्ट, एक बंद मुट्ठी जितना। डन होने के बाद किडनी की जो मीडियल साइड है, जो अंदर वाली साइड है, उस साइड पे यूं एक डिप्रेशन होता है जिसको हम नाम देते हैं हाइलम। इस हाइलम में से आप देखते हैं यूरेटर निकल रहा है, किडनी की आर्टरी इसी हाइलम में से एंटर होगी, किडनी की जो रीनल वेन है वो इसी हाइलम में से निकलेगी, किडनी की नर्व्स वगैरह इसी हाइलम में से एंटर होंगी। यानी ये गेट है किडनी का। ठीक है, जिस चीज़ ने किडनी में जाना है या किडनी से निकलना है वो इसी रास्ते से आएगी जाएगी। डन होने के बाद इसी तरह से लिम्फेटिक्स जो होती हैं वो भी इसी रास्ते से आती जाती हैं। तो ये होता है आगे बाद हाइलम। डन होने के बाद कुछ मुश्किल चीज़ थी, हमने देख लिया किडनी का हाइलम देख लिया। फिर उसके बाद जनाब किडनी की पूरी सरफेस के ऊपर ना एक टफ फिब्रस कैप्सूल मौजूद होता है। ठीक है, तो हमने कैप्सूल को भी देख लिया। अच्छा जी, फिर जब हम किडनी को काटते हैं, जैसे कि ये आपके सामने एक कटी हुई किडनी पड़ी हुई है, एक बाइसेक्टेड किडनी पड़ी हुई है, तो इसमें आपको दो तरह के रीजन नज़र आते हैं। एक नज़र आता है बाहर वाला रीजन, बाउंड्री के करीब वाला रीजन, पेरिफेरल रीजन, इसको हम नाम देते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, मैं अगर थोड़ा सा आपको डायग्राम जूम करके दिखाऊं, ये देखिएगा डॉटेड लाइन से बाहर जो उन्होंने शो किया हुआ है ना, ये रीजन होता है आपके पास रीनल कॉर्टेक्स। और जो सारा अंदर वाला रीजन है इसको हम नाम देते हैं रीनल मेडुला। डन होने के बाद अब रीनल मेडुला के अंदर आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल्स बने हुए हैं। तो रीनल मेडुला के अंदर 8 to 10 इस तरह के कोन शेप्ड मैसेज होते हैं जिनको हम नाम देते हैं पिरामिड्स। ये एक पिरामिड है, दूसरा पिरामिड है, तीसरा पिरामिड है। डन होने के बाद अच्छा, ये पिरामिड्स की अगर बेस देखी जाए तो बेस कहाँ पे है? मेडुला और कॉर्टेक्स की बाउंड्री पे आपके पास बेस आ रही है। ऐसे ही है ना, यहाँ से आगे कॉर्टेक्स शुरू हो रहा है, यहाँ से मेडुला है, तो यानी कि ये बाउंड्री है, ये डॉटेड लाइन बाउंड्री थी ना, है ना। तो ये आपके पास पिरामिड्स की जो बेस है ये आपके पास बाउंड्री पे होती है, और जो पिरामिड्स की नोक है, ये पिरामिड्स ख़त्म कहाँ पे होते हैं, इस जगह को हम नाम दे रहे होते हैं पेपेलाए। यहाँ पे लेबल भी कहीं ना कहीं उन्होंने किया होगा, ये देखिए पेपेलाए। ठीक है, ये जो जगह है, यानी इस सारी जगह से यूरन बना के ना यहाँ भेज देते हैं पेपेलाए में। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक बात क्लियर है। पेपेलाए से आगे फिर इस मेन जगह पे आ जाएगा जिसको हम नाम देते हैं रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस वो जगह है जहाँ से यूरिन आपके यूरेटर्स में जाता है। बहरहाल देखिएगा जनाब वाली, रीनल पेल्विस जो है ना वो यहाँ से भी यूरिन ले रहा है, यहाँ से भी यूरिन ले रहा है, यहाँ से भी यूरिन ले रहा है। तो ये जो मुख्तलिफ जगह बन रही हैं, ये जो बड़ी वाली ये देखिए, जो बड़ी वाली ट्रंक्स है ना इसको नाम देते हैं मेजर कैलेक्स, और ये जो छोटी छोटी ट्रंक्स हैं जो एक एक पेपेलाए से निकल रही हैं या एक एक पिरामिड से निकल रही हैं, इसको हम कहते हैं माइनर कैलेक्स। डन के बाद तो अगर हम स्टडी करें तो हम कह सकते हैं पिरामिड से हमारे पास ये पेपेलाए बनते हैं, पेपेलाए से हमारे पास माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स से रीनल पेल्विस, और फिर रीनल पेल्विस से यूरिन जाएगा यूरेटर में। डन के बाद यहाँ तक बातें बस समझ। यूरेटर से आगे ब्लैडर में, और फिर ब्लैडर से निकल जाता है तब हमें यूरिनेशन करनी पड़ती है, जब मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स होता है तो हम बाहर से निकाल जाते हैं। सिंपल चीज़ है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये तो हमने ओवरऑल देख लिया किडनी के स्ट्रक्चर को। उसके बाद आते हैं हम जनाब वाली ब्लड सप्लाई की तरफ। रीनल ब्लड सप्लाई, पहली बात तो जब हार्ट ब्लड पंप करता है उसमें से 22% ब्लड तकरीबन किडनी में से गुजरता है। ठीक है, मतलब अगर एक दफ़ा में हार्ट आपके पास 180 ml पंप कर रहा है ना, तो इस 180 ml में से 22% आपके किडनी में से गुजरेगा। इतना ज़्यादा ब्लड किडनी में से गुजरता है। एक मिनट में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1100 ml ब्लड आपकी किडनी से गुजरता है। ठीक हो के बाद ब्लड किडनीज के अंदर आएगा, किसी ना किसी आर्टरी से आएगा, जाहिर बात है रीनल आर्टरी से आएगा। रीनल आर्टरी से आने के बाद किडनी के अंदर ब्लड जनाने वाली ब्लड आर्टरीज जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगी। उनकी डिवीजन को हम देखते हैं, अगले पेज पर डायग्राम ड्रॉ हुई है, वहाँ से बेहतर समझ में आएगा। ये देखिएगा, ये आ रही है आपके पास रीनल आर्टरी जो आके डिवाइड हो गई। ये जो मेन आर्टरीज बन रही है ना, इनको हम नाम सेगमेंटल आर्टरीज। ये आप देख सकते हैं 2-3 सेगमेंटल आर्टरीज बन गई। फिर सेगमेंटल आर्टरीज आगे जाके मजीद डिवाइड हो चुकी हैं। ठीक है, आपको पता है, ये देखें हर डिवीजन जो है ना वो पिरामिड की एक साइड, किसी ना किसी एक साइड पर जा रही है। ठीक है, ये जो मजीद सेगमेंटल आर्टरीज के डिवाइड होने से बनी है ना, इसको हम नाम देते हैं इंटरलोबार आर्टरीज।
क्यों ऐसे नाम देते हैं? क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, ये पिरामिड और ये आर्टरी, इसको हम किडनी का एक लोब भी कहते हैं। ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, तीसरा लोब हो गया, ये लोब के बीच में आ रही है, इनको हम नाम दे रहे हैं इंटरलोबार आर्टरीज। डाउन के बाद ये इंटरलोबार आर्टरीज आगे जाके देखो बहुत फाइन फाइन मजीद डिवाइड हो चुकी हुई है। मैं अगर आपको मजीद यहाँ पे जूम करके दिखा देते हैं, ये देखिएगा, ये जो इंटरलोबार आर्टरीज हैं ये आगे जाके डिवाइड हो गई। ये देख रहे हैं बारीक बारीक से, ये जो बारीक बारीक सी कमी की चोंचे बन रही है ना, इनको हम नाम देते हैं आर्क्यूएट आर्टरीज। डाउन के बाद सबसे पहले सेगमेंटल आर्टरीज, फिर इंटरलोबार आर्टरीज, फिर आर्क्यूएट आर्टरीज, और आर्क्यूएट आर्टरीज पे छोटी छोटी आर्टरीज होती है जिनको हम कहते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। और फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरी से जो ब्रांच निकलती है वो डायरेक्ट वो ब्रांच होती है जो कि एक नेफ्रॉन तक जा रही है। जिस तरह के यहाँ पे आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरी से, ये देखिएगा ये बनाई हुई है उन्होंने इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इंटरलोब्यूलर आर्टरी से जो ब्रांच निकलेगी वो आपके पास वो एफरेंट आर्टरी होगा जो कि नेफ्रॉन तक जाएगा। नेफ्रॉन किडनी के एक सेल को कहते हैं, ठीक है, फंक्शनल सेल होता है बेसिकली आपके पास। तो ये चीज़ हमने देख ली किडनी की आर्टीरियल सप्लाई किस तरह से हुई। अच्छा, फिर एक और चीज़ देखिएगा, हाँ, ये जो आपके पास आर्टीरियोल जा रहा है आपके पास, इसके पास इस आर्टीरियोल को क्या नाम देते हैं? एफरेंट आर्टीरियोल। ये एफरेंट आर्टीरियोल पे ये ग्लोमेरुलाई के अंदर गया और ग्लोमेरुलाई से बाहर आता है आपके पास ये एज एन एफरेंट आर्टीरियोल। मैं अगर आपको दूसरी डायग्राम दिखाऊं तो ये देखिएगा, इस डायग्राम में देखिएगा, ये जहाँ वाली एक एफरेंट आर्टीरियोल आया हमारे पास एक नेफ्रॉन के इस ग्लोमेरुलाई के अंदर। अब हम एक नेफ्रॉन स्टडी कर रहे हैं, किडनी का एक सेल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये आगे पास कैपिलरीज होती हैं, अब आर्टरीज से बात आगे निकल चुकी है, आर्टीरियोल को कैपिलरी, ये आपके पास है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। इन कैपिलरीज से फिर जो ब्लड निकलेगा वो निकलता है विद द हेल्प ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल्स। ये बॉडी की वो कैपिलरीज हैं जिनमें आने वाला ब्लड भी ऑक्सीजनेटेड और जिनसे जाने वाला ब्लड भी ऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑक्सीजन वगैरह लूज नहीं की। यहाँ पे ग्लोमेरुलाई सिर्फ फिल्टर आउट करने होते हैं सब्सटेंसेस हमने यूरिन फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इसका फंक्शन बड़ा अजीब सा फ़र्क सा है, वो आगे हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी आप ये चीज़ देखें कि ये वो कैपिलरीज है जिसमें आने वाला भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जाने वाला भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि आने वाला भी आर्टीरियोल और इसमें से निकलने वाला भी आर्टीरियोल। आने वाले आर्टीरियोल को हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल और जाने वाले को कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। नाम याद करना आसान है, देखो ई फॉर एग्जिट और ई फॉर एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। ये निकल गया एफरेंट आर्टीरियोल। ये आर्टीरियोल जो कि इन कैपिलरी से बना है आगे जाके दोबारा कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये आर्टीरियोल दो कैपिलरीज के बीच में है, जो दोबारा जिन कैपिलरीज में डिवाइड होता है इनको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। बात समझ आ रही है? ये दोबारा जिन कैपिलरीज में डिवाइड हुआ है इनको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो आप कह सकते हैं कि जो एफरेंट आर्टीरियोल है ये दो कैपिलरीज के बीच में मौजूद एक आर्टीरियोल है। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज थी ना, इनका जो काम था सिर्फ यहाँ से यूरिन वगैरह फॉर्म करने के लिए फिल्ट्रेट को निकालना, ठीक है। जबकि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं जो कि रीअब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर रही हैं और जो आपकी किडनी के सेल को ऑक्सीजन देंगी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह देंगी, जो बाकी बॉडी में आम कैपिलरीज काम करती हैं। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज वो आम कैपिलरीज है, वो नॉर्मल कैपिलरीज वो वह सारे काम करेंगी और फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा हो जाएगा। या आगे बनेगा एफरेंट वेन, फिर एफरेंट वेन से जितना आ गया आर्क्यूएट वेन, इंटरलोब्यूलर वेन, और वो सारा कुछ चलता चला जाएगा आपके पास। जो जो आपके आर्टरीज के नाम थे ना उसी के बराबर के वेन्स के नाम हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है, और वो ये है, ये जो आपके पास एफरेंट आर्टीरियोल है ना, ये एफरेंट आर्टीरियोल प्रेशर्स को रेगुलेट कर रहा होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स को रेगुलेट कर रहा होता है। किस तरह से रेगुलेट कर रहा होता है? बहुत दिलचस्प बात है, ये देखिएगा। ये मैंने एक नेफ्रॉन ड्रॉ किया है, ये आपके पास एफरेंट आर्टीरियोल, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, एफरेंट आर्टीरियोल और आगे आपके पास पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये जो जगह है ये आपके पास एफरेंट आर्टीरियोल। अब देखो बात है क्या, बेसिकली ये जो ग्लोमेरुला है ना, इसके अंदर हमने प्रेशर को हाई रखना होता है ताकि यहाँ से फ्लूइड निकल के आपके नेफ्रॉन में जा सके और यहाँ पे यूरिन वगैरह प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो इसमें प्रेशर को हाई रखना होता है। और जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है ना, इसमें हमने प्रेशर को लो रखना होता है। क्यों लो रखना होता है? ताकि नेफ्रॉन से वाटर वगैरह को हम रीअब्जॉर्ब कर सके। प्रेशर लो होगा तो ही रीअब्जॉर्प्शन हो सकेगी ना। आपको पता है फ्लूइड वगैरह लो प्रेशर की तरफ जाते हैं, तो इधर रखना लो प्रेशर, इधर रखना हाई प्रेशर। अब होता बेसिकली क्या है, देखो अगर ये जा रहा है ना कोई पानी का पाइप, ठीक है, आप पानी के पाइप को यहाँ से दबा दो, पक्का दबा दो, तो क्या होगा, ऊपर वाली जगह पानी जमा होना शुरू हो जाएगा और बहुत हाई प्रेशर हो जाएगा, जबकि नीचे वाली जगह पर चूंकि पानी जा ही नहीं रहा तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। तो इसी तरह से ये एफरेंट आर्टीरियोल्स होती हैं। जब एफरेंट आर्टीरियोल्स कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में होती हैं, छोटी कंस्ट्रिक्टेड, बेसिकली ये एफरेंट आर्टीरियोल्स का ना डायमीटर एफरेंट से छोटा होता है। तो ये जब कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में होती हैं तो उसके नतीजे में क्या हुआ, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में प्रेशर हाई हो गया और नीचे प्रेशर लो हो गया। तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्रेशर यहाँ पे हाई है तो ज़्यादा फ्लूइड निकलेगा, ठीक है, और नीचे प्रेशर लो है इसका मतलब है
ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो सकेगी। तो इनके जो प्रेशर्स हैं वो रेगुलेट हो रहे होते हैं इस इफरेंट आर्टेरियोल की मदद से। अगर ये इफरेंट आर्टेरियोल डायलेट हो गया तो सारा ब्लड ग्लोमेरुलाई से आराम से नीचे आ जाएगा, यानी ग्लोमेरुलाई के अंदर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ये इफरेंट आर्टेरियोल अपनी वेसोकंस्ट्रिक्शन और डायलेशन की मदद से दोनों कैपिलरी सिस्टम्स के अंदर, दोनों कैपिलरी बेड्स के अंदर प्रेशर को रेगुलेट कर रहा होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर हम डिस्कस कर ली। डन होगी बात। आगे देखते हैं जी एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। नेफ्रॉन के अंदर बेसिकली, अच्छा पहली बात, नेफ्रॉन कैन नॉट रीजनरेट, ये डिवाइड नहीं कर सकते। बचपन में बस पैदाइशी तौर पर जो बन गए सो बन गए। अब अगर दोबारा अल्लाह ना करे कभी डैमेज हो तो ये डिवाइड करके दोबारा फॉर्म नहीं कर सकेंगे। ठीक है, डैमेज होते हैं यार, मतलब 40 ईयर्स की एज के बाद हर 10 साल बाद तकरीबन 10% वेस्ट होते रहते हैं। यानी जब बंदा 80 ईयर्स की एज तक जाता है ऑलमोस्ट 40% जो नेफ्रॉन्स है उसके डेड हो चुके होते हैं। लेकिन ये नुकसान नहीं, मतलब बंदे के लिए यूरिन फॉर्मेशन में नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि जब ये वाले डेड हो रहे थे ना, जो बाकी बच गए थे, हमने उनसे कहा था यार देखो कुछ नेफ्रॉन्स डेड हो रहे हैं इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो बचे हुए नेफ्रॉन्स हैं वो एक्स्ट्रा यूरिन प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो जितना यूरिन एक नॉर्मल इंसान में प्रोड्यूस होता है उतना हम प्रोड्यूस करने के काबिल हैं। ऑल्दो नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स थोड़े हो चुके हैं लेकिन जो रह गए हैं उनके कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ गई है, वो अपना काम कर लेते हैं। तो जो नेफ्रॉन्स रह चुके होते हैं उनकी हम अडेप्टेशन वगैरह करवाते हैं, उनसे कहते हैं यार तुम लोगों को जरा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, प्लीज़ हमारा साथ दो। क्लियर हो गई बात जनाब वाली? अच्छा जी, अब हम देखते हैं एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। नेफ्रॉन के अंदर एक तो हमारे पास ये ग्लोमेरुलाई वगैरह होता है और फिर आगे आपके पास लंबी ट्यूब्यूल होती है। ठीक हो गई बात। लंबी ट्यूब्यूल में अगर बात की जाए, पहले ग्लोमेरुलाई का देख लें। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ताकि फ्लूइड जो है वो फिल्टर आउट होकर यहाँ पे आ सके। ये जो मैंने बनाया हुआ ना डोनट सा, इसका नाम है बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलाई का हिस्सा आपके पास बोमैन्स कैप्सूल आपके पास आ गया। अच्छा, अब आ जाओ ट्यूब्यूल की तरफ। इस कैप्सूल के फ़ौरन बाद ये जो ट्यूब्यूल स्टार्ट हो गई है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, पूरी ट्यूब्यूल का ये सबसे लंबा हिस्सा होता है, ये देखिए पूरा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आगे जाके हम पढ़ेंगे, वैसे इसको हम सिर्फ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है और एक ये वाला होता है जो कि प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल होता है। वो खैर आगे जाके देखते हैं। बहरहाल पहले आगे पास आ गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये जो आपके पास लूप सा बन रहा है, इस लूप को हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इस लूप ऑफ हेनले में ये जो पोर्शन है, जो नीचे होने वाला पोर्शन है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये जो ऊपर होने वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब गौर कीजिएगा, जो डिसेंडिंग लिम्ब है उस सारे में वॉल बहुत थिन है, देख सकते हैं बड़ी पतली वॉल शो की है मैंने आपको। डिसेंडिंग लिम्ब में वॉल बहुत थिन होती है और असेंडिंग लिम्ब के भी कुछ पोर्शन में वॉल थिन है, बाकी पोर्शन में वॉल थिक है। तो वो पोर्शन जिसमें वॉल थिन है, यानी कि पूरा डिसेंडिंग लिम्ब और थोड़ा सा असेंडिंग लिम्ब, इस सारे को हम नाम देते हैं थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो कि यहाँ पे वॉल थिन है। तो थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या आता है? डिसेंडिंग लिम्ब और थोड़ा सा असेंडिंग लिम्ब, और बाकी जो असेंडिंग लिम्ब है जहाँ पे थिक वॉल आ जाती है उसको हम नाम देते हैं थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। कंप्लीट हो गई बात, यहाँ से बात समझ में आ गई। पहले आया आपके पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जिसकी पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड थी, फिर प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल थी। बहरहाल फिर लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग लिम्ब के बाद आती है आपके पास डिस्टल ट्यूब्यूल। ठीक है, आप डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे बेसिकली दो तरह की होगी, पहले डिस्टल स्ट्रेट ट्यूब्यूल होगी, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जैसे ही ये डिस्टल ट्यूब्यूल स्टार्ट होती है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ तक आपके पास लूप ऑफ हेनले था, निचली लूप ऑफ हेनले था, और यहाँ से आगे डिस्टल ट्यूब्यूल शुरू हो चुकी है। तो डिस्टल ट्यूब्यूल के वॉल में यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है आपके पास मैक्यूला डेंसा। इसके इस स्ट्रक्चर के फंक्शंस को हम खास तौर पे आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपके पास मैक्यूला डेंसा, और मज़ेदार बात ये है कि देख सकते हैं ये जो मैक्यूला डेंसा है ये इस ग्लोमेरुलाई के बिल्कुल करीब बन रहा है, बिल्कुल साथ फॉर्म हो रहा होता है। तो यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो ग्लोमेरुलाई के करीब से गुजरती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैक्यूला डेंसा वगैरह, थिक सेगमेंट वगैरह सारी चीज़ें आसान है। यहाँ भी देखिएगा, ये देखो जी, ये आपके पास पहले बोमैन्स कैप्सूल आ गया, फिर ये आपके पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये देखो जी, लंबी सारी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, मैं इसको मिस ना कर दूँ, ये सारी इन्होंने ये बनाई हुई है, ये फिर ये नीचे आ गया लूप ऑफ हेनले, ये जनाब मेरे लूप ऑफ हेनले है। फिर ये शुरू हो गई आपके पास डिस्टल ट्यूब्यूल, ये सारे डिस्टल ट्यूब्यूल, समझ रहे हैं बात को। और डिस्टल ट्यूब्यूल के बिल्कुल स्टार्टिंग पोर्शन में क्या होगा आपके पास? मैक्यूला डेंसा, जो कि ग्लोमेरुलाई के बिल्कुल करीब होता है। खासतौर पे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये आपके पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये आपके पास लूप ऑफ हेनले,
फिर लूप ऑफ हेनले की जैसे डिस्टल ट्यूब्यूल स्टार्ट हुई तो ये देखिए ग्लोमेरुला के बिल्कुल करीब है डिस्टल ट्यूब्यूल का, ठीक है। तो ये मैक्यूलर डेंसर होता है, ये ग्लोमेरुला के बिल्कुल करीब होता है, डिस्टल ट्यूब्यूल बिल्कुल ग्लोमेरुला के करीब से गुजरती है। करीब डन होगी बात, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। और फिर डिस्टल ट्यूब्यूल के बाद ये गिर जाएगी आपके पास कलेक्टिंग डक्ट में। ये आपके पास आ गई है कलेक्टिंग डक्ट। जो कलेक्टिंग डक्ट आपके कॉर्टेक्स में होती हैं, यानी रीनल कॉर्टेक्स में बाहर वाली पार्ट पे होती है, उसको हम कहते हैं कॉर्टिकल डक्ट। फिर यहाँ से यूरिन जमा होता होता आहिस्ता आहिस्ता मेडुला में जाता है, तो उसको हम कहते हैं मेडुलरी डक्ट। और फिर मेडुलरी डक्ट से बड़ी कलेक्टिंग डक्ट, और फिर बड़ी कलेक्टिंग डक्ट से आगे चला जाता है आपके पास ये फिर मतलब मेन सेंटर में, जहाँ पे रीनल पेल्विस में, जहाँ से फिर आपको यूरिन निकल जाना है। तो वो तो सिंपल चीज़ें हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया हुआ है कनेक्टिंग डक्ट्स, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स। फिर आपके पास कौन कौन सी आ गई जी, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स से फिर आपके पास लार्ज कलेक्टिंग डक्ट्स। और वो बस सिंपल चीज़ें, कोई इसमें ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर आती है आपके पास रीजनल डिफरेंसेस इन नेफ्रॉन, जो कि इंशाल्लाह हम अगली पार्ट की वीडियो में कर लेंगे, ऐसी भी कौन सी जल्दी है यार। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।